सो हाय, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। पीडियाट्रिक कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ डेफिनेशन थी और कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, क्लासिफिकेशन था न्यूबॉर्न का और डेवलपमेंटल स्टेज देखी थी। डेवलपमेंटल स्टेज में स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो स्टेज फर्स्ट थी वो बर्थ से लेकर 30 मिनट तक थी, 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक स्टेज सेकंड, और 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक स्टेज थर्ड, जिसे हम बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ इंक्रीज रिएक्टिविटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। अब हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जस्ट बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसे हम कौन सी केयर देते हैं वो आज हम डील करने वाले हैं। जब बच्चा डिलीवर होता है तो हमें क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज में करते हैं। जो भी नॉर्म्स जो है हॉस्पिटल ने बनाए होते हैं उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार को कोई इन्फेक्शन जो है वो एट बर्थ पे ना हो। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करते हैं और इन्फेक्शन ना होने के लिए हम जो है ऑब्जर्व करते हैं 5 क्लीन्स को, ताकि प्रिवेंट कर सके हम बच्चे को एट बर्थ पे सेप्सिस से, इन्फेक्शन से। जिसमें 5 क्लीन्स में क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड, क्लीन टाई एंड क्लीन कॉर्ड है। ठीक है, जैसे ही बच्चा जब डिलीवर होता है तो हम हैंड हाइजीन पर ध्यान देना होता है हमें। ठीक है, जब डिलीवर बच्चे हम कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन पर ध्यान देना होता है, अच्छे से हाथों को वॉश करना होता है, उसके बाद ग्लव्स पहनना होता है, उसके बाद हम बच्चे को हैंडल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्लीन सरफेस। जहाँ भी बच्चे की डिलीवरी हो रही है वो एरिया कंप्लीट स्टेराइल होना चाहिए। जो भी जितने भी आप टॉवेल अगर बच्चे को पोंछने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो टॉवेल भी क्लीन होना चाहिए। बेडशीट यूज़ करें वो भी क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद है क्लीन ब्लेड। अम्बिलिकल कॉर्ड को जब आप कट करते हो तो या तो ब्लेड से कट करोगे या फिर सीजर से कट करोगे, दोनों चीज़ें स्टेराइल होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन टाई। टाई का मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, तो एक टाई हम यहाँ पे करते हैं, एक टाई यहाँ पे लगाते हैं, मतलब एक क्लैंप लगाते हैं यहाँ पे, क्लैंप 1 और क्लैंप 2, इन दोनों के बीच में हम कट करते हैं। तो जो ये क्लैंप हमने यूज़ किए हैं ये भी स्टेराइल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लीन कॉर्ड, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है, कुछ भी क्लीन नहीं करना है, जैसे ही आपने कट किया उसको वैसे ही छोड़ देना है। विदिन 1 वीक 7 डेज वो अपने आप सूख के झड़ जाएगी। ठीक है, तो ये 5 क्लीन्स हमें ध्यान रखना है एट बर्थ पे, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब हम देखते हैं एक्चुअली में कि भाई इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न है क्या। तो ये कुछ पॉइंट हैं, तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जिनमें सबसे पहले है, हम सब जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो हम परफॉर्म करते हैं एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस करेंगे ताकि बच्चे की रेस्पिरेशन चालू हो। उसके बाद हम अपगार स्कोर करेंगे, कंप्लीट बॉडी का स्टेटस देखते हैं। उसके बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे, बच्चे को पोंछेंगे, रैप करेंगे ब्लैक करने पे, आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम विटामिन के का और आई मेडिकेशन हम बच्चे में डालेंगे विदिन 1 आवर। अब हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहले नंबर पे है परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है सबसे पहला हमारा काम जो होता है, असेसमेंट जो होता है वो होता है कि बच्चे की रेस्पिरेशन चालू करना। ठीक है, और वो रेस्पिरेशन चालू हो गई वो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा रोएगा। जैसे ही बच्चा रोएगा तो सांसें अंदर बाहर करेगा, रोता है तो अंदर बाहर करेगा, वो फास्टली करेगा, तो इसलिए पता चल जाएगा कि बच्चे की जो एयरवे है वो सांस ले रहा है बच्चा। ठीक है, हम बच्चे की सांस लेने के लिए जो भी बच्चे के क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ सीक्रेशन होता है, क्योंकि जो यूट्रस में फ्लूइड होता है वो बच्चा उसी को एस्पिरेट करता है, उसी को बाहर निकालता है, उसी को खाता है, उसी को बाहर निकालता है ना। तो वही चीज़ है वो नाक में भी होता है, उसके माउथ में भी होगा। तो सबसे पहले हम उसको बाहर निकालेंगे, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम बच्चे को पोजीशन देंगे, हेड लो पोजीशन या फिर मॉडिफाइड ट्रेन लाइन पर पोजीशन देंगे बच्चे को, है ना। लाइक ये ऐसे, जिससे जितना भी सीक्रेशन है बच्चे का नीचे की तरफ को आ जाए। ठीक, ओरल सीक्रेशन क्या है, बाहर निकल जाएगा और बच्चा उसको एस्पिरेट नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा जो भी फ्लूइड है उसको एस्पिरेट कर गया, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो फ्लूइड चला गया, तो बच्चे को न्यूमोनिया हो सकता है। इन फ्यूचर बच्चे में हो सकता है बच्चा डेड भी हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि हमने बच्चे को पोजीशन दे दी। उसके बाद हम सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग कैसे करेंगे, ये देखो, जैसे कि ये है, ये माउथ हो गया आपका और ये नोज़ हो गया, है ना। तो यहाँ से हम सक्शनिंग करेंगे, और सक्शनिंग करेंगे कुछ इस तरीके का वो होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे दबाते हैं, जितना भी सीक्रेशन होगा वैक्यूम के थ्रू यहाँ इधर इधर आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बल्ब सिरिंज या फिर एसेप्टो सिरिंज। तो बच्चे के नाक में हम इसको इंसर्ट करते हैं, माउथ में इंसर्ट करेंगे, जिससे भी यहाँ से दबाएंगे और जितना भी सीक्रेशन हो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हम सक्शनिंग करेंगे, सबसे पहले हम माउथ से करेंगे, उसके बाद नोज से करेंगे। माउथ से हम पहले क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ ब्रीथ ले सकता है नाक से। जब बच्चा नाक से सांस ले सकता है तो सबसे पहले हम उसको माउथ से क्लीन करेंगे, फिर माउथ का जितना भी सिक्रेशन हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम माउथ से क्लीन करेंगे, क्योंकि बच्चे में जो है ऑब्लिगेटरी ब्रीथिंग होती है, मतलब सिर्फ नाक से सांस ले सकता है, इसलिए हम सबसे पहले माउथ से क्लीन करेंगे। और जो हम ये एसेप्टो सिरिंज, बल्ब सिरिंज हम इंसर्ट कर रहे हैं वो माउथ में इंसर्ट करेंगे सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे नोज़ में। ठीक है,
हम ये तो हो गया, हमने यहाँ तक क्लीन कर लिया। अब हो सकता है इस ट्रैकिया में भी कुछ सीक्रेशन हो। तो ट्रैकिया के सीक्रेशन को क्लीन करने के लिए हमें यूज करते हैं हम कैथेटर। कैथेटर यहाँ से हम इस तरीके से डालेंगे ऐसे करके, ठीक है, और जितना भी सेक्शन मशीन के द्वारा सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए हम यूज़ करेंगे, अपर ट्रैक के लिए बल्ब सिरिंज या फिर एक्सेप्टर सिरिंज, और लोअर के लिए हम यूज़ करेंगे सक्शन मशीन। अब आगे देखते हैं, जो हम सक्शन मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। न्यूबॉर्न के लिए जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 40 से 60 mmHg, 37 to 42 वीक, ठीक है। ये टर्म बेबी बोलते हैं 37 to 42 वीक वाले को। अगर टर्म पे बच्चा है तो उसका प्रेशर होना चाहिए, सक्शन प्रेशर वो होना चाहिए 60 से 80 mmHg, और प्री टर्म का होना चाहिए 40 से 60, मतलब 37 वीक से पहले बच्चा डिलीवर हो रहा है तो। वहीं चाइल्ड की बात की जाए, चाइल्ड में होना चाहिए 80 से 100 mmHg प्रेशर सक्शन के लिए। एडल्ट के अगर हम सक्शन कर रहे हैं तो 100 से 120 mmHg प्रेशर होना चाहिए। वे 1 mmHg बराबर 1.34 सेंटीमीटर ऑफ H2 याद रख लेना। वहीं कैथेटर की बात की जाए तो जो हम ये कैथेटर हम जो अंदर डाल रहे हैं ना, ये ठीक है, जो इसका ये डायमीटर है। अब हम यहाँ पर वो देख रहे हैं कि जो कैथेटर का साइज होना चाहिए वो न्यू बॉर्न के लिए होना चाहिए 8 से 10 फ्रेंच। ये जो एरिया है ये होना चाहिए 8 से 10 फ्रेंच। चाइल्ड में होना चाहिए 10 से 12 और एडल्ट में 14 से 16, ठीक है। एक फ्रेंच बराबर होता है 0.33 mm। याद रख लेना डेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला। अब आगे देखते हैं, अब जो हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं वो कैथेटर क्या बोलते हैं, एक तो कॉन्शियस पेशेंट होता है, एक होता है अनकॉन्शियस पेशेंट। कॉन्शियस पेशेंट मतलब जैसे टाइम प्लेस पर्सन का पता हो, मतलब कि भाई मैं कहाँ हूँ, टाइम क्या है, कौन सामने खड़ा है, तो वो हो गया कॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। तो मतलब हो तो हवास में है, तो उसमें हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं जब तक पेशेंट गैग रिफ्लेक्स शो नहीं करता। मतलब जैसे हम कोई चीज़ अंदर डालते हैं तो वैसे वैक होता है ना, तो वो जब तक शो नहीं करता तब तक हम डालते रहेंगे पेशेंट को। और अनकॉन्शियस पेशेंट की बात की जाए तो अनकॉन्शियस पेशेंट में हम कैथेटर को तब तक डालेंगे जब तक पेशेंट जो है रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। रेजिस्टेंस मतलब हमने जैसे ही अंदर डालेंगे हमें लगेगा नहीं कि भाई आगे रुकावट आ रही है, ठीक है, वहाँ तक हमें डालना है। या फिर हम ये कहें कि कैथेटर को हमें तब तक इंसर्ट करना है एट द लेवल ऑफ कैरिना के लेवल तक हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है, T4 के लेवल तक, ठीक है। एट द लेवल ऑफ कैरिना T4 यहाँ तक हमें कैथेटर इंसर्ट करना है। और कैथेटर जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो जो मशीन है उसको हम ऑफ़ करते हैं, और जब कैथेटर को बाहर निकालते हैं उस समय सक्शन मशीन को ऑन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो देखो, जैसे ही हमने ये सीक्रेशन यहाँ पे है, मान लिया ऐसे ये सीक्रेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ से कैथेटर इंसर्ट करें, माना कि हमने अगर हमारा अभी सक्शन मशीन जो है चालू है, तो सक्शन मशीन चालू है, उसमें वैक्यूम क्रिएट होगी आगे, जितना भी वो अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से डालेंगे तो हो सकता है यहाँ पे चिपक जाए, हो सकता है कैथेटर यहाँ पे चिपक जाए, सक्शन की वजह से यहाँ पे चिपक जाए, है ना। तो पूरी तरीके से वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, इसलिए हम ऑफ़ करते हैं मशीन को। और जैसे ही हम क्या बोलते हैं सक्शन कैथेटर को बाहर निकालेंगे उस समय हम मशीन को ऑन रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ से हम बाहर निकाल रहे हैं ना इस तरफ को, तो जितना भी सीक्रेशन होगा यहाँ से वो बाहर की तरफ खींच रहे हैं हम, और सक्शन ये कंप्लीट एरिया क्लीन होता हुआ बाहर को आएगा। इसलिए जब हम कैथेटर इंसर्ट करने तो मशीन को ऑफ़ करना है, और कैथेटर बाहर निकाल रहे हैं तो मशीन को ऑन करना होता है, सक्शन मशीन को। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए कि भाई कितने देर तक हमें सक्शन करना होता है, तो वो होता है 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड लास्ट। प्री टर्म बच्चों में जो सक्शन करते हैं हम वो 5 सेकंड तक करते हैं, और टर्म में 10 सेकंड तक। लास्ट 10 सेकंड से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं करना होता है। अगर 10 सेकंड से ऊपर अगर प्रोलॉन्ग सक्शनिंग कर रहे हो 10 सेकंड से ऊपर, तो ये कॉज करेगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना, तो उसे हम बोल देंगे हाइपोक्सिया। और ये क्लोज सेक्शन क्या होता है, क्लोज सेक्शन मतलब अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है ना तो हम 15 सेकंड तक जा सकें, 10 से 15 सेकंड तक, नहीं तो मैक्सिमम 10 सेकंड तक ही हमें करना है। अब आगे देखो, तो आगे ये मैंने बताया था अपर ट्रैक्ट और लोअर ट्रैक्ट, है ना। तो ये हो गया बल्ब सिरिंज, ये हो गया एक्सेप्टर सिरिंज। इमेज तुम्हें दिखाई दे रही होगी, शायद क्लियर नहीं है, इमेज गूगल पे सर्च कर लेना, खुद सर्च करोगे तो तुम्हें वो इमेज अच्छे लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो ये है बल्ब सिरिंज। बल्ब सिरिंज यहाँ से हम इसको ऐसे दबाएंगे तो जितना भी सीक्रेट होगा सारा इधर आ जाएगा। तो बल्ब सिरिंज हम यूज़ करते हैं नोज के लिए, माउथ के लिए, और उसके बाद हम लोअर एयरवे के लिए हम यहाँ से हम यूज़ करेंगे सक्शन कैथेटर। हम बच्चे का रेस्पिरेशन चालू कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन चालू करने के लिए हमें जो है टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने पड़ते हैं। टेक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि बच्चे के जो बैक है उसको रब करेंगे, बच्चे के बैक पे मारेंगे जिससे कि बच्चा रोएगा, ठीक है, और लंग्स एक्सपांड होंगे। बस लंग्स एक्सपांड हुए, बच्चे की रेस्पिरेशन चालू हो गई। अब आगे देखते हैं, तो ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को।
नॉर्मल जो टर्म बच्चा होता है उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी नहीं देते हैं, जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ठीक है, अगर हम उसके जो ऑक्सीजन थेरेपी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ज़्यादा ऑक्सीजन का न्यूबॉर्न में, रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया। रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया एक्चुअली में होता क्या है, जो नॉर्मल बच्चा होता है 37 to 42 वीक, ठीक है, 9 महीने में बच्चे की डिलीवरी होती है। 9 महीने में जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो उसके सारे जो ऑर्गन हैं वो कम्प्लीटली मैच्योर होते हैं, उसके बाद बच्चा डिलीवर होता है। बट लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्री टर्म बच्चा, ठीक है, प्री टर्म बच्चों में क्या होता है, हम लंग्स जो है मैच्योर नहीं होते हैं, जब लंग्स मैच्योर नहीं होंगे तो हम उसको ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन जब हम देंगे तो हो सकता, अगर हम नॉर्मल कंडीशन मतलब ठीक हिसाब से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन अगर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन दी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेटिना, मान लो ये रेटिना है आइस, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं नॉर्मल कंडीशन में, मान लो इतनी ब्लड वेसल्स नॉर्मल कंडीशन बननी है, मतलब 9 मंथ में इतनी ब्लड वेसल्स बननी है। बट लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, बच्चा प्री मैच्योर है तो इतनी ब्लड वेसल्स उसमें रेटिना में नहीं बनेंगी, ब्लड वेसल्स कम होंगी। ठीक है, मान लो इतनी ब्लड वेसल्स हैं, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ऑक्सीजन हम ज़्यादा दे रहे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा देने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स नहीं बनेंगी। ठीक है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से जो ये जितनी भी ब्लड वेसल्स है ये आगे से नैरो हो जाएगी और नेक्रोसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब आगे ब्लड नहीं जाएगा। बट लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप ऑक्सीजन को बंद करोगे तो वापस से यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट लेकिन अब जो ब्लड वेसल्स बनेंगी ये ब्लड वेसल्स कमज़ोर होंगी, है ना, वीक होंगी और ज़्यादा बनेगी, बहुत फास्टली ग्रोथ होगी, पूरी मैच्योर नहीं होंगी। तो मैच्योर नहीं होने के कारण इनमें क्या होगा, यहाँ से साइड में से ब्लड लीक करने लगेगा, ब्लड लीक करने लगेगा तो यहाँ इसमें क्या होगा, आइज़ में जो है एडिमा देखने को मिलेगा, एडिमा होगा और साथ में जो है फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो रेटिनल लेयर है यहाँ ऐसे चिपकी होती है, यहाँ से अलग हो जाएगी। अलग होने के कारण क्या होगा, इट विल कॉज ब्लाइंडनेस। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा होगा है कि मोस्टली जो प्रीटर्म बच्चों हैं उसमें हम ऑक्सीजन देते हैं, और ज़्यादा ऑक्सीजन का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया, मतलब जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं रेटिना के वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू में एंड इट विल कॉज ब्लाइंडनेस। इस ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम जो ऑक्सीजन है वो 60% से ऊपर नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है प्रीमेच्योर बच्चे में ऑक्सीजन देने की वो होती है 60% से नीचे रखना होता है, ऊपर नहीं देना होता किसी भी कंडीशन में। रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया को हम बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो हम ऑक्सीजन हमने बच्चे की चालू कर दी, ये प्री टर्म बच्चा है या फिर टर्म बच्चा है, दोनों बच्चे में हमने देख लिया कैसे ऑक्सीजन चालू करनी है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है अपगार स्कोर। जैसे ही हम रेस्पिरेशन बच्चे की चालू कर देंगे उसके बाद हम अपगार स्कोर देखते हैं। अब अपगार स्कोर का जो पर्पज़ होता है वो कि हम अपगार स्कोर करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की जो है कंडीशन देख सके कि भाई बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे की कंडीशन को असेस कर सके। जो अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जी ने दिया था 1952 में, और अपगार स्कोर में हम बॉडी सिस्टम को असेस करते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी और न्यूरो सिस्टम, 3 बॉडी सिस्टम को हम असेस करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 5 पैरामीटर होते हैं, APGAR। ठीक है, तो अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। अब अपीयरेंस क्या होता है, बच्चा दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो हम दिख कैसा रहा तो हम कलर देखेंगे बच्चे का, पिंक है या फिर ब्लू है, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद हम पल्स देखेंगे, पल्स में मतलब हार्ट रेट देखेंगे। जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है 120 से 160, 110 से 160 एनक्लेक्स में लिखी हुई है शायद, है ना, शायद एनक्लेक्स में ही है 110 से 160, तो दोनों देख लेना। और जो हार्ट रेट देखते हैं वो देखते हैं 4th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ये बच्चे की हार्ट रेट को हम असेस करते हैं। वहीं अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में हम असेस करते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस से हार्ट रेट को। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उसमें हार्ट रेट को हम असेस करेंगे 4th इंटरकोस्टल स्पेस से मिड क्लेविकुलर लाइन में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे यूट्रस में होता है ना तो रोस्टर का साइज़ बढ़ता है। पहले तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हार्ट, तो जैसे यहाँ से साइज़ बढ़ेगा तो हार्ट जो है ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा और 4th इंटरकोस्टल स्पेस में पहुँच जाएगा। तो इसलिए एडल्ट में 5th इंटरकोस्टल स्पेस और न्यू बॉर्न में 4th और प्रेग्नेंट लेडी में 4th इंटरकोस्टल में हार्ट रेट को असेस करते हैं। उसके बाद हम रिफ्लेक्स देखते हैं। ग्रीमेंस बोले तो रिफ्लेक्स से मतलब होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे ही लाइक बच्चे को तुम चोटी काट रहे हो फिर ऐसे ऐसे चुटकी बजा रहे हो तो बच्चा अगर उधर को देख रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पॉन्स है स्टिमुलाई के प्रति वो एक्टिव है।
नेक्स्ट है एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल का मतलब हो जाए कि बच्चा कितना एक्टिव है। उसमें हम एक्टिविटी लेवल में मसल टोन देखेंगे। बच्चों लेटा हुआ है ना, तो बच्चे का हम हाथ उठाएंगे और या फिर पैर उठाएंगे। अगर एकदम तुरंत नीचे आया तो उसमें मसल टोन उसकी अच्छी नहीं है, या फिर धीरे धीरे आ रहा है तो बढ़िया मसल टोन है उसके, ठीक है। तो ये मसल टोन हम ऐसे देखते हैं। और रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन में हम एफर्ट देखते हैं। मतलब एफर्ट का मतलब कि बच्चा कितनी तेज़ी से सांस ले रहा है, कितनी तेज़ी से सांस जो है अंदर बाहर कर रहा है, तो उसे हो गया रेस्पिरेशन एफर्ट। विदिन 10 सेकेंड रेस्पिरेशन चालू कर देना होता है। अगर विदिन 10 सेकेंड रेस्पिरेशन चालू नहीं हुआ तो उसे हम बोलते हैं न्यूनेटल एपनिया। न्यूनेटल एपनिया का मतलब होता है टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कुछ समय के लिए जो रेस्पिरेशन वो रुक गया उसे हम बोलते हैं एपनिया, ठीक है। आगे देखते हैं हम जो अपगार स्कोर है वो एक्चुअली हम करते कैसे हैं, सीक्वेंस क्या होता है उसका। तो सबसे पहले हम पल्स चेक करेंगे, फिर रेस्पिरेशन, फिर अपीरियंस, फिर ग्रीमेंस, फिर एक्टिविटी लेवल, ठीक है। PRAGA ऐसे है ये, जैसे याद हो तो मैं वैसे याद रख लेना, बस सीक्वेंस याद रखना, पल्स, रेस्पिरेशन, अपीरियंस, ग्रीमेंस और एक्टिविटी लेवल, ठीक है। यही होता है इसका सीक्वेंस अपगार स्कोर चेक करने का। अपगार स्कोर हम चेक कब करते हैं, जस्ट एक जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ तो 1 मिनट चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। जो मोस्ट एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट जो हम मानते हैं वो 5 मिनट का होता है। इन कंडीशन, अगर कोई भी कंडीशन हो हमें लग रहा है कि भाई अपगार स्कोर सही नहीं आया है, तो तब जाके हम एक बार 10 मिनट में और चेक करते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। बाकी जो एक्यूरेट हम मानते हैं वो होता है 5 मिनट वाला, ठीक है। 2 टाइम हम अपगार स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। अपगार स्कोर 2 बार चेक करते हैं, एक तो हो गया 1 मिनट में और एक हो गया 5 मिनट में। अब अपगार स्कोर में हम स्कोरिंग देते हैं, ये कंप्लीट चार्ट है अपगार स्कोर का, ठीक है। ईच क्राइटेरिया है 0, 1 and 2 मार्क, मैक्सिमम स्कोर 10 और मिनिमम 0। मतलब 0 स्कोर है तो हम उसको, मतलब अगर रेटिंग जैसे कि देखो क्राइटेरिया ये है, हार्ट रेट अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही, एब्सेंट है, तो हम उसको 0 स्कोर देंगे, ठीक है। हार्ट रेट 100 से कम है तो 1 स्कोर देंगे, और अगर हार्ट रेट 100 से ऊपर है तो उसको हम स्कोरिंग देंगे 2, ठीक है। वैसे ही रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेशन एफर्ट देखते हैं। अगर रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं चल रहा तो 0, धीरे धीरे सांस ले रहा है, धीरे धीरे रो रहा है, इरेगुलर शो कर रहा है, तो हम 1 स्कोर देंगे। वहीं अगर विगोरस क्राई कर रहा है, दहाड़ दहाड़ मार कर रहा है ना, दहाड़े मार कर रो रहा है, नॉर्मल रो रहा है, तो हम उसको स्कोरिंग देंगे 2। वहीं अपीरियंस की बात की जाए तो फुल बॉडी अगर ब्लू है, ठीक है, तो हम स्कोरिंग देंगे 0। आधी बॉडी पिंक और हाथ पैर नीले, 1 स्कोरिंग देंगे। फुल बॉडी पिंक 2, ठीक। ग्रीमेंस की बात की जाए तो मिनिमम, अगर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है ना, हमने लाइक ऐसे कुछ चुटकी बजाई या फिर उसका चोटी काटी, कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 0, मिनिमम रेस्पॉन्स 1, मैक्सिमम रेस्पॉन्स 2, चोटी काटे रोने लग गया 2, ठीक है। एक्टिविटी लेवल की बात की जाए तो एक्टिविटी लेवल में हम क्या करेंगे, उसकी मसल टोन देखेंगे, हाथ पैर को उसका ऊपर उठा के देखेंगे, है ना, बताया था। एकदम तुरंत नीचे आ जा रहा है तो 0 देंगे, धीरे धीरे आ रहा है 1 देंगे, स्लो एकदम तुरंत, मतलब सॉरी हाँ धीरे धीरे बिल्कुल, तो 2, ठीक है। ये हो गया अपगार स्कोर का पूरा चार्ट। अब हम आगे देखते हैं। अगर बच्चे की फुल बॉडी पिंक है तो उसे बोलते हैं हम एक्रोसाइनोसिस, बॉडी पिंक एक्सट्रीमिटी ब्लू साइनोसिस। अभी जो चार्ट दिखाया हमने उसके हिसाब से हम उसकी स्कोरिंग देंगे, जितना भी बच्चे की स्कोरिंग आई है, ठीक है। तो अगर अपगार स्कोर हमने जो कंप्लीट, जो मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम होता है 10, अगर 8 से 10 के बीच में आ रखा है तो उसकी कंडीशन, जो बच्चे की कंडीशन है वो गुड कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं, फिर हो सकता है माइल्ड डिस्ट्रेस उसको, ठीक है। तो उसको हम रूटीन केयर देंगे, जो भी रूटीन केयर होती है वही केयर देंगे, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे। वहीं अगर अपगार स्कोर बच्चे का 4 से 7 आ रखा है तो हम उसको कहेंगे कि भाई उसकी कंडीशन जो है मॉडरेट डिस्ट्रेस वाली कंडीशन है ना, या फिर हम कहेंगे इसे मॉडरेट डिस्ट्रेस को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ लिविडा। इसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। ये सुपाइन पोजीशन ऐसे होती है, ठीक है, ये सर और ये पैर, बट लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक का मतलब ये होता है कि बच्चे का सर को और पीछे कर देना है, ठीक है, इस तरफ से। तो जिस तरीके से बच्चे का गर्दन को और पीछे करोगे ना तो एकदम रास्ता उसका क्लियर हो जाएगा सांस लेने के लिए, तो बच्चा जो है अच्छी तरीके से सांस लेगा। तो इसकी केयर हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन रूटीन कर देंगे, साथ में ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मॉडरेट डिस्ट्रेस है उसके, इसलिए हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। और सक्शनिंग कर देंगे उसके, हम क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकता है कोई सिक्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत बचा हो, जिसकी वजह से बच्चा सांस लेने में कोई दिक्कत हो, उसकी वजह से उसका अपगार स्कोर 4 से 7 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर स्कोर 0 से 3 आ रहा है, 0 से 3 आ रहा है तो इसका मतलब कंडीशन है कि भाई बहुत ज़्यादा ही बच्चे की कंडीशन ख़राब है, ठीक है, सीवियर डिस्ट्रेस है बच्चे को, तो इमीडिएट रिसस्किटेट करेंगे बच्चे को, तुरंत जो है बच्चे की रेस्पिरेशन चालू करेंगे। मतलब रिसस्किटेशन का मतलब होता है कि ABC एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ठीक है,
एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन इसको हमें चालू करना है तो तुरंत बच्चे को रिसस्टिटेट करेंगे। हमारा मेन जो काम होता है सबसे पहले बच्चे को क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन चालू करना होता है। रेस्पिरेशन अगर बच्चे का वो चालू नहीं हुआ तो सारी कंडीशन जो है अपीयरेंस पल्स ग्रीमेंस एक्चुअली और लास्ट में होता है अपीयरेंस है ना एक्टिविटी लेवल, वो सारे बिगड़ जाएगा। तो हमें मेन काम होता है रेस्पिरेशन चालू करना। तो ये हमने स्कोरिंग देख ली। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। अभी तुमने स्कोरिंग देखी तो अब ये देखो नहीं कुछ हेड क्वेश्चन है ये कि न्यूबॉर्न है जस्ट डिलीवर, मतलब जस्ट अभी बच्चा डिलीवर हुआ था और उसकी जो 1 मिनट की जो रीडिंग आ रही कंडीशन की कुछ इस प्रकार है। हार्ट रेट जो है 130 आ रही है, ठीक है। बॉडी पिंक लेकिन जो है बट हैंड एंड फीट आर ब्लू। बॉडी कंप्लीट पिंक है बट लेकिन हाथ और पैर ब्लू है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स कर रहा है। मसल टोन में सम फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और गुड कर रहा है, बच्चा अच्छे तरीके से रो रहा है, ठीक है। अगर हार्ट रेट 130 आ रही है मतलब हमने क्या देखा था भाई कि हार्ट रेट अगर 110 कम आ रही तो हम उसको स्कोरिंग देंगे 120 से अगर ऊपर आ रही स्कोरिंग देंगे, सॉरी 110 से अगर ऊपर आ रही तो स्कोरिंग देंगे 2। तो यहाँ पे हार्ट रेट आ रही है 120 तो इसका मतलब उसको हम स्कोरिंग देंगे 2, ठीक है। बॉडी पिंक ब्लड है हैंड और जो है और फीट जो है वो ब्लू है तो वापस से स्कोरिंग हम इसको 1 देंगे। अगर कंप्लीट बॉडी ब्लू होती सॉरी पिंक होती तो हम इसको स्कोरिंग देते 2, ठीक है। अगर कंप्लीट ब्लू होती तो 0। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब जो भी लाइक चूंटी वगैरह उसको काट रहे हो तुरंत स्टिमुलाई रेस्पॉन्स दे रहा है तो इसका मतलब हम रेस्पॉन्स दे रहा है ना तो इसको देंगे हम 2। मसल टोन की बात किया तो सम फ्लेक्शन दिखा रहा है, कुछ हाथ पैर अगर आप ऊपर नीचे उठा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसको हम 1 देंगे। सम फ्लेक्शन कर रहा है तो 1 स्कोर देंगे उसको हम। और गुड क्राई कर रहा है, गुड क्राई का मतलब होता है रेस्पिरेशन, है ना, तो सांसें बढ़िया ढंग से अंदर बाहर कर रहा है तो गुड क्राई मतलब स्कोर देंगे हम इसको 2। तो अब इसको हम कंप्लीट करेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसकी टोटल स्कोर हो गया 8, है ना। तो अभी हम वापस इधर देखो 8 हमने कहाँ पे आया था, 8 से 10 का मतलब क्या होता है कि बच्चे की कंडीशन गुड कंडीशन है, ठीक है, तो इसको हम रूटीन केयर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो ये कंप्लीट होता है अफगान स्कोर। अब इसके आगे हम देखते हैं 2 काम हमने कर लिए। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ तो सबसे पहला काम हमने किया कि बच्चे का रेस्पिरेशन चालू किया। रेस्पिरेशन चालू करने के बाद हमने उसका अफगान स्कोर देखा। अब हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे। अब हम अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे कट करेंगे वो देखो, ठीक है। ये माना हमने न्यूबॉर्न है, ठीक है, ये न्यूबॉर्न से ये निकल रही है अम्बिलिकल कॉर्ड और ये है प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है यूट्रस से चिपका होता है मदर की तरफ और न्यूबॉर्न ये है। अब हमें अम्बिलिकल कॉर्ड कट कहाँ से करनी, कितनी लेंथ होनी चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड की वो देखो। तो यहाँ से हम बच्चे से हम नापेंगे इधर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला जो हम क्लैंप लगाएंगे ना यहाँ पे, जो फर्स्ट क्लैंप होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर पे। फिर वापस 5 सेंटीमीटर से हम इधर को चलेंगे बच्चे की तरफ को और दूसरा क्लैंप लगाएंगे इधर। इधर कहाँ पे, मतलब 2.5 सेंटीमीटर पे। पहला क्लैंप हमने लगाया 5 सेंटीमीटर पे, दूसरा क्लैंप लगाएंगे हम 2.5 सेंटीमीटर पे से। अब इन दोनों के बीच से हम कट कर देंगे। तो अब यहाँ से हम कट करेंगे इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से हमने कट कर दिया, ये हमने कट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से लेके बच्चे से लेके न्यूबॉर्न से लेके ये यहाँ तक की लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ठीक है, वो लेंथ कितनी रहेगी, ठीक है। ये यहाँ से ये हो गया पूरा। तो जो ये वाली लेंथ है बच्चे से लेके बच्चे के पास जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है वो रहेगी 3.75 सेंटीमीटर, या फिर हम ये कहें 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे पता चलेगा कितना कट करना है, पहला कट लगाना है आपको अम्बिलिकल कॉर्ड पे बच्चे से नापना है 5 सेंटीमीटर पे, दूसरा 5 सेंटीमीटर, फिर आधा करना है उसका 2.5 सेंटीमीटर। अब ये 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में कट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कट लगा दिया। अब जो बच्चे के पास जो रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ रहेगी वो रहेगी 3.5 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, या फिर कहो 3 से 4 सेंटीमीटर। इधर अब वापस इधर चलते हैं, यहाँ पर भी वही लिखा गया है, वही यहाँ पर मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे के पास जो बच जाती है ना उसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। ये न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के पास जो भी 3 से 4 सेंटीमीटर की जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी उसे हम बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस बोलते हैं या फिर ओम्फेलॉन बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की टोटल लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है। अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कैसे करना है, कोचर फोर्सेप्स से कट कर सकते हो,
या फिर सर्जिकल ब्लेड से कट कर लो, सीजर से कट कर लो, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड पे हम क्लैंप लगाएंगे, एक क्लैंप यहाँ पे, एक क्लैंप लगाएंगे, फिर कट करेंगे बीच में से, तो वो यहाँ पे है। और यही जो मैंने जो तुम्हें बताया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखवा की, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कि इन केसेज ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ 8 सेंटीमीटर विच इज़ यूज फॉर आईवी कैनुलेशन। जो हाई रिस्क केसेज होते हैं, बच्चे में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, बच्चे को हमें आईवी फ्लूइड वगैरह देना हो सकता है कि बच्चे में ब्लड वगैरह अगर हम चढ़ाएं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो बेस्ट जो वेन होती है बच्चे के लिए वो होती है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 8 सेंटीमीटर देते हैं, ना कि हम 3 से 4 सेंटीमीटर रखेंगे। हाई रिस्क वाले बच्चे में अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर रखेंगे, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में बच्चे को मेडिकेशन वगैरह कुछ भी हम देंगे तो अम्बिलिकल वेन से ही देंगे। यहाँ पे देखो बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट है वो है जो न्यूबॉर्न में है, वो तो अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। इन्फेंट की बात किया तो वो इन्फेंट में होती है स्कैल्प वेन, और एडल्ट में होता है वेन ऑफ फोर आर्म जो आपके हाथ में उसके हाथ वाली वेन जितनी भी आगे की, ठीक है, फोर आर्म वाली वेन। और अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें कट कब करना है, वेन टू कट, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को आपको कट तब करना है जब कंप्लीट जो है स्टॉपेज हो जाए पल्सेशन का, है ना। जितना भी ब्लड जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे में जब तक ना चला जाए तब तक हमें उसको रोक कर रखना, उसके बाद उसे कट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, 80 से 100 ml ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है। अगर वो पल्सेशन चल रही है इसका मतलब ब्लड जो है बच्चे में जा रहा है, ठीक है। अगर आप जो अम्बिलिकल कॉर्ड को जल्दी कट कर देते हो, उसमें पल्सेशन चल रहा हो तो आपने तभी कट कर दिया, तो जो है 80 से 100 ml जो अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड है वो बच्चे में नहीं जा पाएगा, और उसकी वजह से बच्चों को क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जब तक पल्सेशन अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टॉप ना हो तब तक हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को कट नहीं करना चाहिए। कट कब करना है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो विदिन 5 मिनट में आप कट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम 3 मिनट में कट कर देते हैं, बाकी विदिन 5 मिनट के अंदर आपको कट करना होता है, ठीक है। नॉर्मली हम कट करते हैं 3 मिनट में। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको फीटस से प्लेसेंटा की तरफ को लेके जाती है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन क्या करती है, प्लेसेंटा से फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। नॉर्मल कंडीशन में वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट यहाँ पे कंडीशन उल्टा है। आर्टरी में तो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यहाँ पे भी उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब जो बच्चा 4 वीक के गेस्टेशन में होता है ना, यूट्रस में होता है, 4 मंथ 4 महीने का बच्चा होता है यूट्रस में, 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस मतलब 4 महीने से पहले पहले 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 2 अम्बिलिकल वेन होते हैं, ठीक है। लेकिन 4 महीने के जस्ट जैसे ही 4 महीने होते हैं तो जो राइट अम्बिलिकल वेन है, ये याद रखना, राइट अम्बिलिकल वेन वो डिसअपेयर हो जाती है। उसके बाद वो अम्बिलिकल वेन, वहाँ पे 1 अम्बिलिकल वेन बचती है और 2 आर्टरी बचती है। वही यहाँ पे लिखवा रखा है कि 2 आर्टरी बची और 1 अम्बिलिकल वेन बचती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है। अम्बिलिकल जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसमें क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी में अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, तो उसमें जो होता है जिलेटिनस सब्सटेंस देखने को मिलेगा अम्बिलिकल कॉर्ड में, जिसे हम बोलते हैं वाटसन जेली। वाटसन जेली क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। इंसुलेशन मतलब क्या बोलते हैं, वार्म करता है अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन को वार्म करके रखेगा, जिसके कारण क्या होगा, गर्मी की वजह से वहाँ पे वेसल्स डायलेट होंगी और इजीली ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। जो वाटसन जेली है वो हमें, वाटसन जेली में हमें स्टेम सेल्स भी देखने को मिलती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती है, किसी भी सेल्स की जो स्टार्टिंग फेज होती है ना, आज आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनकी जो सबसे स्टार्टिंग फेज होगी वो होगी स्टेम सेल। सबसे पहले स्टेम सेल बनती है, उसके बाद बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, उसके बाद जाके बनता है एक इरिथ्रोसाइट, ठीक है, मैच्योर आरबीसी, बहुत ठीक है। तो इस टोटल टाइम को लगता है 7 दिन बनने में लगते हैं, बट लेकिन जो सबसे पहली स्टेज होती है इन सब की, उस सेल्स की, उसे बोलते हैं हम स्टेम सेल, और स्टेम सेल हमें देखने को मिलेगा वाटसन जेली के अंदर। और वाटसन जेली हमें विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में देखने को मिलता है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर मिलता है पोस्टीरियर चैम्बर में, तो वहीं विट्रस जेली जो है ऑल्सो प्रेजेंट इन विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। आँखों के जो विट्रस ह्यूमर होता है उसमें वाटसन जेली देखने को मिलता है। अब है कि भाई जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हम अर्ली काट देते हैं, जल्दी काट देते हैं,
किस किस कंडीशन में हम जल्दी काटेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें है प्रीटर्म बेबी। जो बच्चा प्रीटर्म है 37 to 42 वीक में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, बट लेकिन बच्चा प्रीटर्म है, तो बच्चा प्रीटर्म है तो उस कंडीशन में बच्चे में ऑर्गन भी सारे इमेच्योर होंगे। ऑर्गन भी सारे अगर इमेच्योर होंगे, बच्चा छोटा भी होगा, उसका वेट भी कम होगा, साइज भी कम होगा, तो उस कंडीशन में हम 80 से 100 ml ब्लड जो है बच्चे में पूरा नहीं जाने देंगे। अगर बच्चे में कंप्लीट 80 से 100 ml ब्लड चला जाएगा तो बच्चे में हाइपर वोलीमिया की कंडीशन हो जाएगी, और हाइपर वोलीमिया की कंडीशन से बचाने के लिए बच्चे को हम अम्बिलिकल कॉर्ड को पहले ही कट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होने के बाद उसका क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन चालू करेंगे, अब गाइस को देखेंगे, उसके बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे। ठीक है, वहीं नेक्स्ट कंडीशन है कि भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर ट्विंस दो बच्चे की अगर डिलीवरी हो रही हो तो हम दूसरे बच्चे को फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो उससे बचाने के लिए हम जल्दी डिलीवरी क्या बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे, क्योंकि हम दोनों बच्चे में क्या होता है ना कि हमें दोनों बच्चे में ही ब्लड बराबर डालना होता है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा उसके बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे, हिसाब से कट करेंगे कि भाई दूसरे बच्चे के लिए भी ब्लड बचे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई हम सारा का सारा ब्लड पल्स उसमें पल्सेशन चल रहा है, हम चलने दे रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हिसाब से दूसरे बच्चे के लिए भी ब्लड उसमें रखना होता है ताकि दूसरे बच्चे में फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो। फिर नेक्स्ट कंडीशन होती है कि भाई HIV इन्फेक्टेड मदर। अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में भी हम बच्चे को HIV ना हो, तो इसलिए हम उसमें भी हम जल्दी कट कर देते हैं। बट इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कट को जैसे ही बच्चा डिलीवर होते ही तुरंत कट कर देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। ठीक है, एयरवे क्लियरेंस से भी पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। मतलब एयरवे क्लियरेंस कब करते हैं, जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, तो बच्चा डिलीवर हुआ सबसे पहला काम हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना होता है। HIV इन्फेक्टेड मदर की कंडीशन में अगर हमने डिले कर दिया तो बच्चे में ट्रांसमिशन हो जाएगा HIV का। ठीक है, तो हमने अम्बिलिकल कॉर्ड अब कट कर दिया। अब जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप है, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप मतलब ये बच्चा और ये जो 3 से 4 सेंटीमीटर का जो ये बच गया, जैसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप, तो इसको अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप को हमें कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। जैसा है वैसे की वैसे रख देना है, ड्राई रख देना है उसको। अगर हमने कुछ वहाँ पे अप्लाई वगैरह करेंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, तो कुछ भी अप्लाई नहीं करना, और विदिन 7 डेज में शेडिंग हो जाएगी, मतलब झड़ जाएगा। एक कंडीशन होती है ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। इस अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप का इन्फ्लामेशन हो जाना, क्यों हो जाना, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप का इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे बोलते हैं ओम्फेलाइटिस। एक कंडीशन होती है फ्यूनिसाइटिस, मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ में अम्बिलिकल कॉर्ड के जो कनेक्टिव टिश्यू है ना उनका इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे बोलते हैं फ्यूनिसाइटिस। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर ली। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद हमें हर 15 से 30 मिनट में अम्बिलिकल कॉर्ड को देखना होता है, कुछ घंटों तक। ठीक है, हर 15 से 30 मिनट में देख लेते हैं, कुछ घंटों तक देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई किसी भी प्रकार की कोई ओजिंग ना हो रही है, मतलब कोई भी लीकेज ना हो रही, किसी प्रकार की कोई स्लो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही वहाँ से। अगर स्लो ब्लीडिंग हो रही तो हम वापस से उसको क्लैंप वगैरह करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए हम बार बार देखते रहेंगे। अगर मान लो स्लो ब्लीडिंग हो रही है तो बच्चे में ब्लड सारा बाहर निकल जाएगा, बच्चा हाइपोवोलेमिक कंडीशन में चल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन इसलिए हम हर 15 से 30 मिनट में कुछ घंटे तक अम्बिलिकल कॉर्ड को देखते रहेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद क्या होता है कि बच्चे को हम अच्छे से क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, अच्छे से पोंछते हैं, और जो भी कपड़े घर से कपड़े लेके आए हों, चाहे जो भी हॉस्पिटल के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से बच्चे को अच्छे से कवर कर देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से बच्चे के शरीर से हीट लॉस ना हो। अगर बच्चे के शरीर से हीट लॉस हो जाएगा तो बच्चा जो है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा, है ना, बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसलिए हम उसको अच्छे से कवर कर देते हैं बच्चे को। जो नॉर्मल जब हम क्या बोलते हैं एडल्ट में जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, बट लेकिन बच्चों में क्या होता है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो जो होता है वो इमेच्योर होता है। ठीक है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, इसीलिए जो बच्चों में जो हीट जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, ब्राउन फैट टिश्यू। जो हीट बनाता है वो बनाता है ब्राउन फैट टिश्यू, और कितना बनाता है, 4 से 6%। अब 4 से 6% में कुछ नहीं होता, इसीलिए हम बच्चे को अच्छे से कवर कर रखते हैं। जो बच्चों में हाइपोथर्मिया होता है उसे हम बोलते हैं साइलेंट किलर। ठीक है, बच्चों में साइलेंट किलर होता है हाइपोथर्मिया, पता नहीं चलता कब बच्चा मर गया। और एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में जो होता है वो होता है हाइपरटेंशन। ठीक है, एडल्ट में साइलेंट किलर हाइपरटेंशन, और न्यूबॉर्न में साइलेंट किलर हाइपोथर्मिया। अब हीट लॉस जो होते हैं उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन। ठीक है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं ना,
ठंडा चीज़ है, कोई भी ठंडी चीज़ है, उसको अगर हम डायरेक्ट टच कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं उस पर, तो हमारा डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा जो हीट लॉस हो रही है, हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा, हाथ पे उसे लगाते ही, तो वो तो हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि सर्कुलेटरी एयर के द्वारा, ठीक है, एसी वाला कमरे में बैठे हो, तुम्हारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, दैट इज कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है कि भैया हम डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे कि धूप है ना, वो वहाँ से यहाँ हमें गर्मी लग रही है उस चीज़ की, तो वो हो गया रेडिएशन। और इवापोरेशन होता है कि भाई वेपर के थ्रू है ना, भाप के थ्रू हीट लॉस होना, इवापोरेशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन, ठीक है। आगे है कि जस्ट क्लीन द बेबी कॉटन, अम्बिलिकल कोट करने के बाद हमें बच्चों को साफ़ करना है, वही मैंने पढ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। बच्चे को अच्छे से लिनन में कपड़े पहनाने हैं, ब्लैंकेट में ओढ़ना है, वो बता चुका हूँ। और कपड़े पहनाने के बाद हम जो बच्चे को क्या है मदर के पास रख देंगे फ्रॉक पोजीशन में, है ना, सॉरी क्या होता है फ्रॉक सही है ना, हाँ, तो बच्चे को क्या है फ्रॉक पोजीशन में रखेंगे, मदर के पास रख देंगे और उससे कहेंगे भाई उसे दूध पिला। अगर हम मदर के पास हम कब रखेंगे, जब उसका टेम्परेचर हो 34 डिग्री से ज़्यादा। बच्चे का टेम्परेचर अगर 34 डिग्री से ऊपर है तब तो हम उससे मदर के पास रख देंगे और केएमसी पोजीशन देंगे, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है केएमसी के अंदर मदर के, आराम से बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री से कम है तो हम बच्चे को रखेंगे रेडिएंट वार्मर में। और रेडिएंट वार्मर में हम कब तक रखेंगे, जब तक बच्चे का टेम्परेचर 34 डिग्री नहीं आ जाता। 34 डिग्री आ गया फिर वापस से मदर के पास रख देंगे, ठीक है। और मोस्टली जो हीट लॉस होती है वो हेड के द्वारा होती है, इसलिए हम हेड को कवर करते हैं, अच्छे से प्रॉपर्ली बता चुका हूँ। आगे हम जब हमने ये सारे काम कर दिए उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करने का काम क्या होता है कि भाई बच्चे मिक्सिंग ना हो जाए, बच्चे खो ना जाए। पिंक बैंड अप्लाई करेंगे गर्ल में और बॉय में ब्लू। आइडेंटिफिकेशन जो बैंड होता है उसमें बेबी का नाम, बेबी किसका है उसका, सॉरी बेबी का नाम तो नहीं होगा, बेबी किसका बेबी है उसका लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, वेट, टाइम एंड डिलीवरी, कि भाई कितने बजे डिलीवरी हुई थी। और कोई भी लीगल इश्यू ना हो उसके लिए जो बच्चे के पैरों के निशान ले लेंगे और मदर के जो है फुटप्रिंट ले लेंगे, सॉरी थंब प्रिंट ले लेंगे। आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करने के बाद हम आई मेडिकेशन और विटामिन के बच्चों को लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं विटामिन के का विद इन 1 आवर। विटामिन के जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोटिंग फैक्टर को बनाने के लिए, ठीक है, 2, 7, 9, 10। और विटामिन के बच्चे में क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग में न्यूबॉर्न में। अब एक्चुअली में होता क्या है ना, जो विटामिन के जो होता है वो बनता है हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। कब बनता है, जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना, जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं इंटेस्टाइन में, वो जो है विटामिन के बनाते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग प्रिवेंट होती है, क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 बन जाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो बच्चे के जो इंटेस्टाइन है ना वो कम्प्लीटली रूप से स्टेराइल है। जब तक उसमें कोई इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं होंगे, जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डेवलप नहीं होंगे, तब तक विटामिन के बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम एट बर्थ पे बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी उससे, ठीक है, नहीं होगी। तो जो कितना इंजेक्शन लगाएंगे, जो डोज होता है वो होता है 0.5 to 1 mg, ठीक है। 0.5 होता है प्री टर्म बच्चे में और 1 mg लगाएंगे टर्म बच्चे में। और साइट की बात की जाए तो वो है वेस्टस लैटरलिस मसल्स IM। विटामिन के का इंजेक्शन लगाने के बाद हम आई मेडिकेशन डालते हैं बच्चों में, इससे डालते हैं क्योंकि ऑप्थेल्मो नियोनेट्रम या फिर क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस ना हो। ऑप्थेल्मो नियोनेट्रम जो है वो मोस्ट सीरियस है, इसका जो कारण होता है वो होता है निस्सेरियाई गोनेरियाई, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं एरिथ्रोमाइसिन, सेलोनाइट्रेट, टेट्रासाइक्लिन, हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो है एरिथ्रोमाइसिन हम देते हैं। वहीं क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है, ठीक है। इसका कारण होता है क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में हम एरिथ्रोमाइसिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे, बट लेकिन ये नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये जो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन को सिलोनाइट्रेट और ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो इसलिए कंजक्टिवाइटिस, सॉरी क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस में हम सिल्वर नाइट्रेट नहीं देते हैं, ठीक है।